आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। शाम के 4 बज चुके हैं। हमारे खास कार्यक्रम ये हुई ना बात के साथ मैं हूं अनंत भट्ट। तो आज कार्यक्रम में बात होगी अमरनाथ यात्रा की। कोई बाबा बर्फानी कहता है, कोई अमरेश्वर महादेव, लेकिन सबकी आस्था की धुरी वही भोलेनाथ हैं जिनका जयकारा कश्मीर से कन्याकुमारी तक गूंज रहा है। अब बाबा बर्फानी अमरनाथ की पवित्र गुफा में प्रकट हो चुके हैं। देश विदेश से बाबा के दर्शन के लिए भक्तों का मेला लग रहा है। भक्तों का जोश और प्रशासन का इंतजाम बता रहा है कि इस बार श्रद्धा के सारे रिकॉर्ड टूटने वाले हैं और इसकी एक बानगी रजिस्ट्रेशन में देखने को मिल रही है, क्योंकि 3 लाख से ज्यादा रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। तो आज इसी अमरनाथ यात्रा पर बात करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि इस यात्रा को तीर्थ यात्राओं में सबसे पवित्र क्यों माना गया है और इस यात्रा में श्रद्धा और विश्वास की सबसे कठिन तपस्या इसे क्यों कहा जाता है। आस्था के साथ ही बात होगी उन सावधानियों पर भी जो इस यात्रा के लिए जरूरी है। खास मेहमानों का पूरा पैनल हमारे साथ मौजूद रहेगा। उनसे बातचीत को आगे बढ़ाएं उससे पहले ये रिपोर्ट देखते हैं। अंदर से खुशी है, मेरे पैर ऑटोमेटिक उठ रहे हैं। मतलब एक है कि बस जाना है उधर और कुछ भी नहीं, मौसम वगैरह सब कुछ देख रहे हैं, लेकिन कह रहा नहीं जो होगा सो देखा जाएगा। एक बार जाना है बाबा के दर्शन करके आना बस। क्योंकि मैं कंटिन्यू 4 साल से कर रहा हूँ। पिछले 2 साल मेरे कोरोना में निकल गए। पिछला 1 साल मेरे घर में कुछ फैमिली कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, लेकिन मैंने कहा नहीं, चौथा साल छोड़ना नहीं है। हम कल से यहाँ लाइन लगा के खड़े हैं एक जैसे। बहुत अच्छा लग रहा है बाबा के दर्शन होने के लिए। भगवान बाबा जल्दी अमरनाथ हमको जल्दी दर्शन दे। बाबा जी की श्रद्धा और बाबा जी का आशीर्वाद है तो इतनी तादाद में लोग आएंगे और हर साल बढ़ने ही वाले हैं। ये जोश उस पवित्र गुफा तक पहुंचने का है जहां खुद भगवान शिव ने मां पार्वती को अमृतों का मंत्र सुनाया था। ये तीर्थ ऐसी दुर्गम पहाड़ी पर है जहां पहुंचने के लिए श्रद्धालु सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा करते हैं। हिमालय की कठिन पहाड़ियों पर चढ़ते हैं, मौसम की मुश्किल तपस्या से गुजरते हैं, तब जाकर अपने आराध्य के दर्शन कर पाते हैं। देखिए, भारत में भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग माने जाते हैं। उन 12 ज्योतिर्लिंगों की महिमा इसलिए ज्यादा है क्योंकि उनके अंदर से ज्योति तत्व प्रकट हो सकता है। अगर हम बाबा अमरनाथ की बात करें तो वहां पर प्रकृति तत्व प्रकट होता है, आकाश तत्व प्रकट होता है, जो किसी अन्य शिवलिंग में प्रकट नहीं होता। इसीलिए बाबा बर्फानी के दर्शनों का इतना ज्यादा महत्व है क्योंकि पूरी दुनिया में आकाश तत्व जिस शिवलिंग से प्रकट होता है वो केवल बाबा बर्फानी का शिवलिंग है। इसीलिए उसकी महिमा बहुत ज्यादा है। बाबा बर्फानी के दर तक पहुंचना आसान नहीं है। ये आस्था की ऐसी कठिन तपस्या है जिसके संदेश और जिसके आध्यात्मिक मायने शिव के भक्तों के लिए बड़े गहरे हैं। देखिए, भगवान शिव प्रकृति के देवता हैं। सामान्यतः क्या होता है, हम कोई भी पत्थर ले आते हैं और उस पर तिलक लगा के जल चढ़ाना शुरू कर देते हैं और मान लेते हैं कि भगवान शिव उसमें विद्यमान हैं। शिव प्रकृति के देवता हैं। प्रकृति से ही सृजन होता है और प्रकृति से ही संहार होता है। बाबा बर्फानी के स्वरूप का संदेश यही है। बर्फ से बना हुआ वो शिवलिंग प्रकृति से प्रकट होता है और प्रकृति में मिल जाता है। भगवान शिव का ये शिवलिंग इस बात की सूचना देता है कि आप प्रकृति से आए हैं और वापस प्रकृति में मिल जाएंगे। पुराणों में बाबा बर्फानी के दर्शनों को काशी में दर्शन से 10 गुना, प्रयाग से 100 गुना और नैमिषारण्य से कई गुना पुण्य देने वाला बताया गया है। यही वजह है कि जब बाबा का दरबार सजता है तो भक्त यहाँ खींचे चले आते हैं। देखिए, पुराणों में अमरनाथ जी के शिवलिंग के दर्शन को सबसे ज्यादा फलदायी इसलिए माना गया है क्योंकि इसका निर्माण स्वयं प्रकृति करती है। इसमें मानवीय कोई भी उपकरण प्रयोग नहीं होता। ये अपने आप प्रकृति इसका सृजन करती है भगवान के निर्देश पर और स्वयं प्रकृति बाद में इसको अपने अंदर लीन कर लेती है।
तो प्रकृति से बनने वाला वो शिवलिंग जो आकाश तत्व को अपने अंदर समाहित किए हुए है, वो शिवलिंग केवल अमरनाथ के बाबा बर्फानी का स्वरूप है। इसीलिए पुराणों में बाबा बर्फानी के दर्शनों को सबसे ज्यादा फलदायी माना गया है। अमरनाथ की पवित्र गुफा तक पहुंचने के लिए 2 रास्ते हैं। पहला रास्ता 48 किलोमीटर लंबा है जो पहलगाम से होते हुए गुफा तक जाता है, और दूसरा रास्ता 14 किलोमीटर लंबा है जिसे बालटाल रूट के तौर पर जाना जाता है। पहलगाम का रूट लंबा है, वहीं बालटाल से गुफा तक जाने वाला रास्ता छोटा है, लेकिन पहलगाम के मुकाबले ज्यादा मुश्किल माना जाता है। यही वजह है कि इस रूट पर जाने वालों से सावधानी की उम्मीद की जाती है। अमरनाथ यात्रा अभी से स्टार्ट हो रही है, तो इसके बारे में आपको जो भी ट्रैकर जाते हैं उन्हें थोड़ा अपने फिजिकल के ऊपर ध्यान रखना चाहिए कि फिजिकल तो फिटनेस होना बहुत ज़रूरी है। जब भी आप ट्रैकिंग पे जाते हैं कुछ एक चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि हमें फिजिकली तो फिट होना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज ट्रैकिंग आपको पता हाई एल्टी में जाते हैं, एलिवेशन का इफेक्ट रहता है, तो इसलिए थोड़ा अपने पर्सनल जो मतलब फिजिकल बहुत फिट होना चाहिए आदमी जब भी जाता है ट्रैकिंग। जाहिर है बाबा बर्फानी के दर तक पहुंचना खुद में एक तपस्या है। ये यात्रा न केवल धैर्य मांगती है बल्कि आपका स्वस्थ रहना और आपका मानसिक तौर पर मजबूत रहना भी उतना जरूरी है। इसके लिए थोड़ी मेंटली भी आपको प्रिपेयर रहना चाहिए। जब भी हम ट्रैकिंग पे जाते हैं तो हमारे को ट्रैकिंग में जाने से पहले कुछ एक हमारी जो प्रिपरेशन है, हमारा क्लोथिंग किस प्रकार का होना चाहिए, और जैसे मेडिसिन, फर्स्ट एड या इमरजेंसी राशन होना चाहिए इन केस ऑफ अडवर्स कंडीशन, वेदर कई बार प्रकार के डिजास्टर हो जाते हैं। एक बार फिर बाबा बर्फानी के दर्शनों का जोश जम्मू से लेकर श्रीनगर तक नजर आ रहा है। श्रद्धालुओं की यात्रा मंगलमय हो, इसके लिए श्राइन बोर्ड और प्रशासन ने कई सख्त नियम बनाए हैं। मसलन इस बार पवित्र गुफा के पास रात में रुकना मना है। यात्रा मार्ग पर हेलमेट को जरूरी बनाया गया है। 13 साल के छोटे बच्चों को यात्रा पर ले जाने की मनाही है। 75 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्गों को यात्रा पर आने से मना कर दिया गया है। और तो और 6 हफ्ते से ज्यादा की गर्भवती महिलाओं को भी यात्रा पर न जाने को कहा गया है। जाहिर है यात्रा शुरू होने वाली है, लेकिन यात्रा से पहले हर वो इंतजाम है जिससे इस बार की यात्रा यादगार रहे। चंदनबाड़ी से अशरफ वानी और जम्मू से सुनील जी भट्ट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो आज अपने एक्सपर्ट्स के जरिए हम इस धर्म यात्रा का मंत्र जानेंगे। ये मंत्र सेहत के बारे में भी होगा, ये मंत्र सुरक्षा के बारे में भी होगा, ये मंत्र हमारे आस्था के बारे में भी होगा। मेहमानों से परिचय आपका हम करवा दें। हमारे साथ नवीन भटनागर जी मौजूद हैं जो कि डीआईजी रहे हैं एनडीआरएफ के। इसके अलावा मेजर जनरल वीके दत्ता हमारे साथ मौजूद हैं जो कि कंसल्टेंट रहे हैं एनडीएमए के और सुरक्षा विशेषज्ञ के तौर पर हमारे साथ चर्चा में शामिल रहेंगे। महामंडलेश्वर स्वामी यतीन्द्रानंद गिरी महाराज जी भी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल रहेंगे जूना अखाड़ा से, और डॉक्टर मनोज कुमार जो कि एचओडी हैं कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट के मैक्स हॉस्पिटल में, वो भी हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा रहेंगे। स्वास्थ्य के मसले पर हम उनसे बातचीत करेंगे। तमाम मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं नवीन भटनागर जी का रुख करना चाहूंगा। नवीन जी, 1 तारीख से यात्रा शुरू हो रही है, लोगों का वहां पे पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है, लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। सबसे पहले जो शुरुआत अब में आप बताएं, वो कौन से अहम टिप्स हैं जो इस यात्रा से लोगों के लिए फायदेमंद हो सकते हैं, इस यात्रा से जुड़े हुए हैं? क्योंकि ऐसे रेस्क्यू ऑपरेशंस मैंने डील किए हैं, इसलिए मुझे मालूम है कि प्रैक्टिकली क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं जी। इसमें जनरली हमने देखा, एक तो होता है सिक्योरिटी की प्रॉब्लम जो ऑलरेडी सीआरपी ने की हुई है। दूसरा मेडिकल अरेंजमेंट्स वो ऑलरेडी श्राइन बोर्ड ने किया हुआ है जी। कंट्रोलिंग सब बहुत अच्छा किया हुआ है आपकी बात, लेकिन मैं चाहूंगा आपके माध्यम से बताना कि अभी लोरा वैन सिस्टम और अगर ये लगा दें। लोरा वैन सिस्टम ये होता है, मैंने लास्ट टाइम भी बोला था जब ये एवलांच हुआ था तो काफी लोग गुम हो गए थे और डेथ भी हुए थे। तो अभी मैं फिर कहना चाहूंगा इस चीज से बचाने के लिए लोगों को जीपीएस बेस्ड आइडेंटिटी कार्ड इशू किए जाए या आरएफआईडी टैग इशू किए जाए, और नहीं तो लोरा वे सिस्टम होता है और ये आपको स्थापित कर देना चाहिए, और हर किलोमीटर पे 1 किलोमीटर पे गेटवे लगा देना चाहिए। इस सिस्टम में जो कार्ड होता है उसमें ये रहता है अगर मान लो किसी की तबीयत खराब हो गई, कोई सीरियस हो गया, कोई पैनिक हो गया, तो पैनिक बटन दबा दें, इमीडिएटली कंट्रोल रूम जो बना हुआ है तुरंत वहां सूचना पहुंच जाएगी और वहां से आपको जो है एड आ जाएगी। बस मेन यही है, अगर ये आपने अचीव कर लिया
या लोरा सिस्टम ये गेटवे चलिए, इस सिस्टम का सुझाव आपने दिया, इस सिस्टम की वकालत आप कर रहे हैं, लेकिन जो लोग अब यात्रा पर निकल चुके हैं, यात्रा पर निकलने की तैयारी कर रहे हैं, बेस कैंप में मौजूद हैं, उनके लिए एक बड़ा मसला है कि अगर वो बालटाल के रास्ते जाते हैं, उस सूरत में भी, अगर वो पहलगाम के रास्ते से जाते हैं तो उस सूरत में भी ट्रैकिंग एक बड़ा सामने इस सफर में करनी पड़ती है। ट्रैकिंग से जुड़ी वो सावधानियां कौन कौन सी हैं, वो ट्रैकिंग से जुड़े गियर कौन कौन से हैं, कौन कौन सा सामान है जो उनको अपने साथ कैरी करना मस्ट है? जी, तो उसके लिए तो ऑलरेडी जो है इंस्ट्रक्शंस हैं और इनको जो है बराबर RFID कार्ड्स दिए गए हैं और जो इसको बीच में कोई समस्या होने से देखेंगे। बाकी जो है उसके लिए छड़ी होती है ट्रैकिंग की, उसको पकड़ के जा सकते हैं। इसके अलावा गाइड चलते हैं साथ में। इसके अलावा जो है आपका और जो स्टेट गवर्नमेंट ने जो अपनी तैयारियां की हैं वो सुविधाएं उनको मुहैया कराई जाती हैं। एक अपने साथ जरूर करें कि रुमाल में थोड़ा कपूर रखें। जब सांस लेने में दिक्कत हो, ऑक्सीजन की कमी महसूस हो तो उसको सूंघ ले, थोड़ा रुकें, लंबी लंबी सांस लें और वो कपूर का वो जो आपने बनाया रुमाल के अंदर उसको सूंघ लें। उससे फिर आप नॉर्मलाइज हो जाएंगे, फिर आप अपनी यात्रा जारी रखें। क्या खास किस्म के जूते और कपड़े भी अपने साथ कैरी करने चाहिए क्योंकि वहां के मौसम को देखते हुए? जूते कपड़े वहाँ बेस कैंप से आपको मिल जाते हैं, अगर आप नहीं लाए हैं तो जी वहां से मिल जाते हैं। चलिए, और वैसे इधर गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया है। मैं आता हूँ जी, मैं आपके पास आता हूँ। मैं महामंडलेश्वर यतीन्द्र नाथ जी महाराज का रुख करना चाहूंगा यहाँ पर। आप स्वामी जी, आपसे ये जानना चाहते हैं क्योंकि आज हम अमरनाथ यात्रा के जुड़े हर पहलू पर बात कर रहे हैं। उसमें हमारी सेहत भी है, उसमें ट्रैकिंग भी है, उसमें सुरक्षा भी है और उसका धार्मिक और आस्था का महत्व भी है। इस यात्रा को इतना उच्च स्थान क्यों दिया जाता है हमारे शास्त्रों में? हर हर महादेव। जितने भी लोग जुड़े हैं सभी को मेरा ओम नमो नारायण है। देखिए, अमरनाथ यात्रा का हमारे शास्त्रों में, पुराणों में बहुत महत्व है जी। अमरनाथ के बाद फिर सीधे कैलाश मानसरोवर है। अमरनाथ जीता जागता एक साक्ष्य है, एक प्रमाण है परमात्मा के अस्तित्व का। कई बार मनुष्य परमात्मा के अस्तित्व को भी चुनौती दे देते। एक साक्षात शिवलिंग का बनना, जैसे पहले बता रहे थे कि प्रकृति का निर्माण होना और फिर प्रकृति का विलय होना, ये यात्रा धार्मिक रूप से यह भी संदेश देती है कि इस प्रकृति में जो भी दिख रहा है, यन दृष्टम तन नष्टम, जो भी हमें दिख रहा है, जो भी जन्म लिया है, उत्पन्न हुआ है, उसका एक दिन अंत भी होगा। इसलिए बहुत सारे जो हम अहम पाल लेते हैं, अहंकार पाल लेते हैं, बहुत सारे उन अहंकारों के कारण हम उत्पात भी करते हैं। आतंकवाद, अलगाववाद भी उसी में से एक आता है। तो ये संदेश देता है कि इसका कोई परिणाम नहीं है, इसका कोई फल मिलने वाला नहीं है। पूरी प्रकृति, सारा संसार एक ही प्रकृति से उत्पन्न है। इसलिए हम सभी के अंदर एक भाव आना चाहिए कि कहीं ना कहीं हम एक ही परमात्मा से जुड़े हैं। और दूसरा, इस तीर्थ यात्रा की मैं कहता हूं, जितने लोग जाते हैं, जिस प्रकार से ये पवित्र गुफा है, पवित्र शिवलिंग है, उसी प्रकार से हमारे भाव भी जब यात्रा में जाते हैं तो हर कदम पर हमारे भाव शुद्ध होते चले जाते हैं, हमारे विचार शुद्ध होते चले जाते हैं। और उन शुद्ध विचारों का, शुद्ध भावों का कहीं ना कहीं पूरे समाज पर असर आता है। हम उस समय सत्व गुण जनरेट करने लगते हैं और वह सत्व गुण जनरेट केवल हमारे अंतर को ही नहीं बदलता, हमारे आसपास के वातावरण को भी, और जब हम वापस जाते हैं तो उस वातावरण को भी प्रभावित करता है। और ये यात्रा बहुत पवित्र है। मैं कहता हूँ हिंदू समाज, सनातन हिंदू समाज नहीं, विश्व के हर व्यक्ति को इस यात्रा से जुड़ना चाहिए। मैं आता हूं स्वामी जी आपके पास। मैं सीधे रुख करूंगा डॉक्टर मनोज कुमार का, जो कि हमारे साथ सेहत से जुड़ा जो पक्ष है इस यात्रा का, उस पर बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। मनोज जी, मैक्सिमम लोग मैदानी इलाकों से जाते हैं इस डिफिकल्ट टेरेन के अंदर और एकदम काफी जंप होता है उनके एटमॉस्फेयर में, उनकी सराउंडिंग्स के अंदर। तो वो जो एटमॉस्फेरिक कंडीशन है, वहां का जो वातावरण की कंडीशन है, वहां के जो टेरेन की कंडीशन है, वो कैसे हमारी बॉडी पर प्रभाव डालती है, हमारी बॉडी उससे कैसे रिएक्ट करती है?
जी अनंत जी, मैं आपको कुछ डेटा देता हूं। जैसे इसमें पब्लिश डेटा है, जैसे इस बार तो बहुत सारे यात्री जा रहे हैं। ये 2010 और 11 और 12 का एक पब्लिश डेटा है लंग इंडिया में, कि जब आप चढ़ते हैं, ऊपर जाते हैं, करीब करीब 13,000 स्क्वायर फीट ऊपर, 13,000 फीट हाइट है अमरनाथ गुफा की। तो आप देखिए कि आप करीब करीब इंसिडेंस जो है हाई एल्टीट्यूड पल्मोनरी एडिमा बोलते हैं, जैसे जैसे आप ऊंचाई पे जाते हैं, और ये इस पे डिपेंड करता है कि आप कितने हाइट पे जा रहे हैं और कितनी जल्दी उस हाइट पे जा रहे हैं। तो अगर आप 6,000 फीट तक जाते हैं तो हाई एल्टीट्यूड पल्मोनरी एडिमा का 3% के आसपास इंसिडेंस होता है। बट अगर 15,000 फीट पे जाते हैं हाइट पे, तो वहां पे करीब करीब 50% के आसपास हो जाता है। तो जैसे जैसे आप ऊपर जाते हैं तो ऑक्सीजन का जो है कंसंट्रेशन कम होता है। और अभी एक छोटी स्टडी आई थी, उसमें देखा गया था कि जो महिलाएं जो ऊपर यात्री थी, उनका सैचुरेशन जो है, जो हम लोग पल्स ऑक्सीमीटर से देखते हैं, अराउंड 67% के आसपास, और पुरुषों का करीब करीब 70-75% तक सैचुरेशन आ गया था। तो इस तरह की 3 मेन इलनेस है, जो एक बोलते हैं कि एक्यूट माउंटेन सिकनेस जिसको बोलते हैं, एक बोलते हैं हाई एल्टीट्यूड सेरेब्रल एडिमा जो ब्रेन में पानी सा आ जाता है, और तीसरा होता है हाई एल्टीट्यूड पल्मोनरी एडिमा जब लंग्स में पानी भर जाता है, अल्वेलाई जो फंक्शनिंग। मनोज जी, अब ये बात और स्पष्ट करें कि ये एट लार्ज आप बता रहे हैं या फिर ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, एज फैक्टर इसमें इंपॉर्टेंट होता है और मेडिकल कंडीशन फैक्टर भी इसमें इंपॉर्टेंट होता है? जी, मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आपकी फिजिकल हेल्थ ठीक है और आप एक्लिमेटाइज्ड हैं, तब तो इसके इंसिडेंस कम होते हैं। बट अगर आप हाइपरटेंसिव हैं, हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं, डायबिटिक हैं, आपकी फिजिकल एक्टिविटी कम है, और आप लो लैंड से जा रहे हैं, मतलब आप मैदानी क्षेत्र से पहाड़ पे सडनली जा रहे हैं और आपको एक्लिमेटाइजेशन का टाइम नहीं मिल रहा है। देखिए, इसमें बताया गया है कि 600 मीटर से आपको एक दिन में ज्यादा ऊंची चढ़ाई नहीं करनी है, ताकि आपका बॉडी एक्लिमेटाइज हो जाए। और ये सारी चीजें उन्हीं लोगों को थी। देखिए, बहुत सारे ड्रग्स हैं जो पहले लेके आप चलते हैं, जैसे एसिटाजोलामाइड जो बहुत कॉमनली डायमॉक्स के नाम से अवेलेबल होता है। बहुत जगह जब आप हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं तो पहले दे देते हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि आप स्लोली अगर आप जाते हैं और आप फिजिकली फिट हैं, तो हाई एल्टीट्यूड पल्मोनरी एडिमा के होने के चांस कम रहते हैं। आप रैपिडली अगर क्लाइंब करते हैं और आपकी बॉडी एक्लिमेटाइज नहीं हो पाती है, तो लंग्स के जो अल्वेलाई जिसको बोलते हैं, जहां पे गैस एक्सचेंज होता है, उस जगह पे फ्लूइड आ जाता है। एक्सरे में आपको बिल्कुल व्हाइट सा आपको मिलेगा शैडो। मैं आता हूं मनोज जी आपके पास। आपने ये तो बता दिया कि हमारी बॉडी हाई एल्टीट्यूड पर कैसे रिएक्ट करती है, क्या क्या कंडीशंस उत्पन्न हो सकती है। हालांकि ये आपके फिटनेस पे भी डिपेंड करता है, ये पर्सन टू पर्सन भी वेरी कर सकता है, और ये एज फैक्टर भी इसमें इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है, मेडिकल कंडीशन भी इसका एक पहलू है। मैं सीधे यहां पर रुख करना चाहूंगा अपने दूसरे मेहमान का जो हमारे साथ इस समय मौजूद है, मेजर जनरल वीके दत्ता जी का मैं यहां पर रुख करना चाहूंगा। सर, आपसे ये जानना चाहते हैं कि जब भी हम ट्रैकिंग पर जाते हैं या फिर हाई एल्टीट्यूड पर जाते हैं, तो कहते हैं कि वहां पर बेबी स्टेप्स बढ़ाने चाहिए, मतलब आपको तेजी में नहीं आगे बढ़ना चाहिए, छोटे छोटे कदमों के साथ छोटे छोटे रास्ते तय करके ब्रेक्स ले लेके आपको आगे बढ़ना चाहिए। ये कितना फायदेमंद है, ये कैसे हेल्पफुल होता है? देखिए, ऐसा है कि जब भी आप फिजिकल एक्टिविटी करते हैं जी, वो डिपेंड करता है कि आप क्या ऑलरेडी पहाड़ी इलाके में रह रहे हैं कि आप एक प्लेन के इलाके से आप हाई एल्टीट्यूड में जा रहे हैं। अगर आप प्लेन से हाई एल्टीट्यूड में जा रहे हैं तो आपको सडनली कोई फिजिकल एक्सर्शन नहीं करना चाहिए, नहीं तो आपको तुरंत आपका ब्रीदिंग के ऊपर, आपका हार्ट रेट के ऊपर असर पड़ेगा। और अगर आपको कोई पहले की कोई बीमारी है या कोई हार्ट डिजीज वगैरह है तो उसके अंदर और खतरा बढ़ जाता है। इसलिए लंबे सांस ले, छोटे स्टेप ले, और अगर आप पहली बार ही पहाड़ पे जा रहे हैं तो थोड़ा रुक रुक के चले, क्योंकि वो कोई कंपटीशन नहीं है कि जहां पर आपने समय के अंदर पहुंचना है। आप आराम से चले, अपनी ताकत के हिसाब से चले और अपना सांस बरकरार रख के चले, तो आपको यकीनन कुछ नहीं होगा, प्रोवाइडेड आपको कोई पहले से ऐसी गंभीर बीमारी ना हो। और मेरा तो यही एडवाइस होगा कि अगर किसी को कोई भी पल्मोनरी या कार्डियो प्रॉब्लम है तो आप मत जाएं, क्योंकि वहां पर जाके हर एक साल ये देखने में आता है कि नेचुरल कैलेमिटी की वजह से तो कुछ ना कुछ हादसा हो जाता है। जैसे पिछले साल क्लाउड बस्ट हो गया, बहुत सारे लोग एकदम सडन फ्लड आ गया। उसके अलावा कई लोग हार्ट अटैक से, पल्मोनरी एडिमा से और कारणों से, नेचुरल डेथ से उनकी मृत्यु हो जाती है। इसलिए आप अपनी सेहत का ख्याल रखें। आप दर्शन के लिए जा रहे हैं, अब अपनी जान की बलि चढ़ाने नहीं जा रहे हैं, तो इसलिए आप
अपनी क्षमता के मुताबिक काम करें, और अगर नहीं चल पाते तो वहां पर आपको पोनी का प्रावधान है, आपके पास वो पिट्ठू वाले भी हैं और वो आपकी मदद कर सकते हैं। आप उनको हायर करें, आप पिट्ठू पे बैठ के जाएं या पोनी पे बैठ के जाएं, और बालटाल की तरफ से तो आप सुबह जाके शाम को लौट सकते हैं अपनी यात्रा पूरी करके। मैं दत्ता साहब आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि इस टेरेन के अंदर सुरक्षा भी एक बड़ा मसला होता है, हालांकि व्यापक इंतजाम किए गए हैं, व्यापक तैयारियां की गई हैं, मल्टीलेयर सुरक्षा वहां पर इस बार तैयार की गई है, लेकिन वो कौन कौन सी चुनौतियां हैं जो हमारे सुरक्षा बलों के सामने आती हैं और कैसे उनका सामना किया जाता है, कैसे यात्रियों को एक सुरक्षा कवच वहां पर प्रदान किया जाता है? मैं सिर्फ 2 मिनट लूंगा आपसे जी। ये बड़ा अहम क्वेश्चन है। हर एक साल J&K गवर्नमेंट के माध्यम से और श्राइन बोर्ड के माध्यम से एक पूरा मीटिंग किया जाता है और नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी वहां पर जाके हर एक तैयारी का उसको रिव्यू करती है, और उसके साथ साथ में वहां पर टेबल टॉप एक्सरसाइज और मॉक एक्सरसाइज करवा के आती है जी। इसके दौरान जो हमारी J&K गवर्नमेंट है उनके जितने अदारे हैं, दोनों डिस्ट्रिक्ट, एक तरफ अनंतनाग जो साउथ में है और बालटाल जो नॉर्थ में पड़ता है गंदरबल डिस्ट्रिक्ट, तो दोनों डिस्ट्रिक्ट के डीसी, उनके पुलिस के अधिकारी, जो J&K गवर्नमेंट के हमारे सीनियर मोस्ट पुलिस के अधिकारी हैं, जितनी सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस वहां डिप्लॉयड हैं, और हमारी आर्मी का यूनिफाइड कमांड, आर्मी और जो RR उनके नीचे डिप्लॉयड है, तो ये सारे मिलके पूरा रिव्यू किया जाता है। इस साल का जो पूरा रिव्यू था 22 तारीख से लेकर 24 जून तक किया गया, और इसी दौरान हमारे जो माननीय होम मिनिस्टर हैं वो भी वहां पे गए और उन्होंने भी रिव्यू किया। तो इस दौरान पूरी चीज के ऊपर जायजा लिया जाता है कि हमारी तैयारी कितनी है, आपदा प्रबंधन की तैयारी कितनी है, उसके अंदर जितने हमारे बेस कैंप्स हैं, इंटरमीडिएटरी कैंप्स हैं, उनके अंदर एडुकेट फैसिलिटीज हैं कि नहीं, क्या हमारी मेडिकल फैसिलिटीज पूरी है कि नहीं। और इस बार मैं आपको बताना चाहूंगा, चंदनवारी और बालटाल दोनों तरफ 100 बेडेड हॉस्पिटल DRDO द्वारा बनाया गया है। सर आप ये भी जानना चाहते हैं कि पूरे रूट के ऊपर, चाहे वो बालटाल का रूट हो, चाहे वो पहलगाम का रूट हो, पहलगाम का रूट थोड़ा सा लंबा है, क्या उस पूरे रूट के ऊपर एक थोड़ी दूरी के बाद वहां पर चेक पॉइंट्स भी होते हैं, वहां पर कंट्रोल रूम्स भी होते हैं, जिससे कि आपस में बेहतर कोऑर्डिनेशन हो सके, वहां पर मेडिकल फैसिलिटी के लिए भी टेंट्स लगे होते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। जो हमारा पहलगाम का रूट है वो लंबा रूट है। अगर मैं आपको नाम पढ़ के सुनाऊं तो पहलगाम रूट से जो आप शुरू करते हैं, नूनवान में आते हैं पहले सबसे, जो आपका बेस कैंप है, वहां से आप आगे जाते हैं चंदनवारी। तो अभी चंदनवारी में 100 बेडेड एक हॉस्पिटल बन गया है। उसके बाद में आप जो पिस्सू टॉप आ जाता है, हर एक जगह पे स्टेजिंग कैंप है, शेषनाग जी, महागुनस टॉप और पापीबल, तो हर एक जगह पर कम से कम ऐसी सुविधा है कि कोई भी घटना घट जाए, मौसम खराब हो जाए, लोगों को रोकना पड़ जाए, तो उनके लिए खाना पीना, शेल्टर और दवाई दारू का पूरा इंतजाम किया जाता है। दारू तो वैसे दवाई दारू का कहने का मतलब है जी, बिल्कुल दवाओं का पूरा इंतजाम रहता है। ये बिल्कुल आपकी बात हम समझ गए। तो उसी प्रकार बालटाल की साइड में आपका दोमेल आ जाता है, बरारी आ जाता है, संगम आता है। संगम के बाद में आप सीधा चले जाते हैं केव की तरफ, और आप पंचतरनी की तरफ भी आ सकते हैं, क्योंकि जो हेलीकॉप्टर से लोग जाते हैं, चाहे पहलगाम से जाएं या बालटाल से जाएं, वो हेलीकॉप्टर पंचतरनी में आके लैंड होता है, और वहां से आपको चाहे आप पैदल जाएं या आप पोनी लेके जाएं, और यहाँ आप वो पिट्ठू या पालकी के ऊपर जाएं। सीधे मैं रुख करना चाहूंगा महामंडलेश्वर स्वामी यतीन्द्रानंद गिरी महाराज जी का। चूना अखाड़ा से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। स्वामी जी, आपसे जानना चाहते हैं कि जब अमरनाथ यात्रा का जिक्र होता है तो इसके रेफरेंस में एक कथा आती है, अमृतों की कथा, जो भगवान शिव ने मां पार्वती को सुनाई थी। इसका क्या संदेश है, इसका क्या रहस्य है? आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है, क्योंकि उसी से ये पवित्र गुफा जुड़ी भी है। हिमालय और दुनिया के बाकी भी पहाड़ हैं, इस ऊंचाई पर भी हैं, और बहुत सारी गुफाएं हैं, लेकिन भगवान शिव का इसी स्थान पर स्वयं निर्मित होना इस बात का द्योतक है कि जो परम तत्व है, चेतन तत्व है, जिस समय भगवती पार्वती और भगवान शिव के बीच संवाद हुआ, और उस समय भगवान शिव ने कहा कि मैं, ना मेरी मृत्यु है, ना मेरा जन्म है, मैं आदि हूँ, अनंत हूँ, किंतु
हे भगवती, आप बार बार जन्म लेती हैं, कभी राजा दक्ष के यहाँ लेती हैं, कभी और हिमालय के यहाँ, हिमाचल के यहाँ। तो उस समय भगवती पार्वती ने ये कहा कि भाई मेरा ये बार बार क्यों आना जाना है। तो भगवान शिव ने तब कहा, और आप सदाशिव क्यों हैं, आप सनातन क्यों हैं, आपका ना आदि है ना अनंत है, आपका बार बार आना जाना क्यों नहीं है। तो उस समय भगवान शिव ने कहा कि मैंने उस परम तत्व को, परम अमृत तत्व को अपने हृदय में रखा है। तो तब भगवती ने कहा कि हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको वही परम तत्व चाहिए जीवन का, जो शाश्वत तत्व है। तो उस समय उस परम तत्व को देने के लिए, सुनाने के लिए भगवान शिव ने इसी गुफा का चयन किया। और जब चयन किया तो नंदीश्वर को हिमालय की सुरक्षा में लगाया कि इस समय कोई भी जीव जंतु हिमालय का लंघन नहीं करेगा। शेष नाग जो सदैव उनके गले में रहता है, उसको शेष नाग में छोड़ा। यहाँ तक कि पंच तत्वों को भी पंचतरणी में विसर्जन किया। और इसी पवित्र गुफा में सृष्टि का वह जो परम तत्व है, जो केवल्य और परम मोक्ष को प्रदान करने वाला है, वो भगवान शिव ने माँ भगवती को दिया। ऐसा मान्यता है कि इस पवित्र गुफा में जाने से कुछ ना कुछ अंश हर एक, यानी कि स्वामी जी जो पड़ाव आते हैं इस यात्रा के दौरान, चाहे वो पंचतरणी का हो, शेषनाग का हो, इनका इस कथा से सीधा सीधा जुड़ाव है, सीधा सीधा उनसे कनेक्शन। जी, सीधा सीधा संबंध है। मैं आता हूं स्वामी जी, समय की कमी है क्योंकि मुझे अपने बाकी मेहमानों के पास भी जाना है। हम धार्मिक महत्व तो समझ ही रहे हैं, लेकिन यात्रा से जुड़े दूसरी बाकी पक्षों पर भी हम बातचीत करें। मैं नवीन जी का यहाँ पे रुक करना चाहूंगा। नवीन जी, आप बहुत संक्षेप में हमें बता दीजिए कि वो बेसिक चीजें कौन कौन सी होती हैं जो लोगों को अपने साथ कैरी करनी चाहिए, अपने बैग में कैरी करनी चाहिए, जो यात्रा के दौरान जिनकी जरूरत रास्ते में पड़ सकती है, वो कौन कौन सा बेसिक सामान है? मैंने आपको बताया ऑलरेडी। तो इसके लिए जो जरूरी मेडिसिन है, आपके जो डॉक्टर्स ने प्रेस्क्राइब किए हैं, वो आपके साथ होनी चाहिए। जैसे एस्प्रिन 300 mg की एस्प्रिन होनी चाहिए। इसी प्रकार से और दवाएं आपको दी होंगी, वो जरूर होनी चाहिए। मैंने कपूर वाला बताया, वो जरूर होना चाहिए। जो गर्म कपड़े, जो गर्म किट है, गर्म कपड़े, मफलर हैं, जैकेट्स हैं और गर्म शूज हैं, ये सब भी आपके साथ होने चाहिए। पीने का पानी भी इमरजेंसी में, कुछ स्नैक्स, बिस्किट्स वगैरह, कोई ऐसे ड्राई फ्रूट, चने या कोई और इस टाइप के काजू किशमिश वगैरह ऐसी चीजें, और ऐसी जो आपकी रिक्वायरमेंट के लिए जरूरी है वो जरूर लेके जाएं। और सबसे पहले जैसा डॉक्टर साहब ने बताया था, मेडिकल चेकअप वगैरह करवा के जाइए। इसमें कोई वो नहीं है बहादुरी कि आप अपने लाइफ के साथ खेल के जाएं। भगवान हर जगह है, भगवान यहाँ भी है। यहाँ से भी आप हाथ जोड़ेंगे तो आपको दर्शन होंगे, जरूर होंगे। और मैंने तो प्रैक्टिकली देखा है। ऐसी यात्राओं में नवीन जी एक सलाह ये भी दी जाती है कि आप कोई छोटा सा रस्सी कैरी करें, आप अपने साथ टॉर्च भी कैरी करें, वो भी फायदेमंद होता है क्या? नहीं, उसकी जरूरत नहीं। अभी तो हमने इतना अरेंजमेंट किया है, SDRF, NDRF, लोकल जो हमारे जो NGOs हैं, जिनकी तरफ से भी बहुत अरेंजमेंट किया हुआ है। हर आपके आधे किलोमीटर पे, 1 किलोमीटर पे हमारे जो रेस्क्यूअर्स हैं और जो आपके लोकल NGOs वगैरह हैं, जो वो लोग भी हैं, सारे मदद तैयार है। इतना बोझा बढ़ाने की जरूरत नहीं है। चलिए, मैं सीधे डॉक्टर साहब का मैं यहाँ पे रुख करना चाहूंगा। डॉक्टर साहब, आप रास्ते में जा रहे हैं, बेसिक दवाइयां आपको अपनी कैरी करनी है। अगर आप किसी मेडिकल कंडीशन में हैं तो उससे जुड़ी दवाइयां आपको कैरी करनी है, ये बात बिल्कुल स्पष्ट है। लेकिन आपकी बॉडी नेगेटिवली रिएक्ट कर रही है, ये पहचानना भी बेहद जरूरी है। वो सिम्टम कौन से होते हैं इस यात्रा के दौरान, जिससे कि लोग सचेत हो जाएं और वहां पर जो हेल्प हो उसकी हेल्प ली जाए, वहां पर अपनी इस कंडीशन के बारे में बताया जाए? बहुत अच्छा सवाल है आनंद जी। अगर आपको कफ होता है, सर में दर्द होता है, या आपको चक्कर सा आता है, या आपको वॉमिटिंग सी सेंसेशन होती है, तो ये हाइपोक्सीमिया के साइंस हैं। आप डिवाइन बिलीफ के सहारे इसको ट्रीट ना करें, आप तुरंत मेडिकल अटेंशन रिक्वायर्ड होती है, क्योंकि ये सारे ब्लड में अगर ऑक्सीजन कम होता है तभी होता है। खास करके कफ जो है वो हाई एल्टीट्यूड पल्मोनरी एडिमा का सबसे कॉमन सिम्टम्स है। तो आपको अगर कफ हो रहा है, सर में दर्द हो रहा है, तो आपको इमीडिएट मेडिकल अटेंशन की जरूरत है। इस बार तो हर जगह हॉस्पिटल्स बने हैं, 2 DRDO के हॉस्पिटल्स, वहां पे हाइपरबारिक ऑक्सीजन, और सबसे जो सरल इलाज है कि आपको
1000 मीटर डिसेंट करना है। आप जैसे नीचे आते हैं वैसे ही आपके सिम्टम्स कम हो जाते हैं। तो मुझे लगता है कि ये वार्निंग सिम्टम्स है, जैसे ये हो आपको इस तरह के सिम्टम्स, तो आपको मेडिकल अटेंशन। मैं दत्ता सर का फटाफट रुख करना चाहूंगा। दत्ता सर, आपसे 2 सवाल मेरे, और संक्षेप में मैं चाहूंगा आप जवाब दे दें। पहला सवाल तो ये कि अगर कोई अनटोवर्ड कंडीशन है उसमें लोगों को कैसे रिएक्ट करना है मेंटली, फिजिकली, पहला सवाल। और दूसरा सवाल, अगर कोई सिक्योरिटी से जुड़ा इशू है तो उसमें कैसे लोगों को और हमारे सुरक्षा बलों को, खासकर लोगों को कैसे कोऑर्डिनेट करना है? देखिए, ऐसा है कि अगर कोई अचानक घटना घट जाती है, आप पैनिक मत करें। आपकी मदद के लिए वहां पर बहुत सारे लोग लगे हुए हैं। 60,000 सिक्योरिटी पर्सनल हैं, जगह जगह पे मेडिकल कैंप हैं, माउंटेन रेस्क्यू टीम्स हैं, सीआरपीएफ, बीएसएफ के लोग हैं। आर्मी हाइट्स को डोमिनेट कर रही है। और आप पैनिक मत करें, आप अपनी जगह पे रुक जाएं। अगर खतरा नहीं है तो अमूमन क्या होता है कि भगदड़ मच जाती है, कई बार भगदड़ के चलते ही लोग मारे जाते हैं। तो बिल्कुल काम एंड कूल रहें, अपनी सलामती ध्यान में रखें। दूसरा, कोई सिक्योरिटी रिलेटेड अगर प्रॉब्लम होता है उस हालत में भी आप भगदड़ मत मचाएं। जहां पर भी है, अगर आप पैदल चल रहे हैं तो लाइन पोजीशन ले लें, लेट जाएं। और अगर आप गाड़ी में हैं तो जो अगर ड्राइवर है गाड़ी का, तो वो खतरे वाली जगह से गाड़ी को जल्दी से जल्दी बाहर निकाल ले। और नहीं तो क्या है कि पूरी रोड के ऊपर रोड ओपनिंग पार्टी लगी हैं, सीआरपीएफ का पैरा है, आर्मी का पैरा है, असम राइफल अपने जो एआर, वो पूरे के पूरे आरआर वाली ट्रुप्स लगी हुई हैं पहाड़ों के ऊपर, आर्मी के लगे हुए हैं, बीएसएफ के लोग आपकी मदद करेंगे, दोनों बेस कैंप से लेके ऊपर। बहुत बहुत शुक्रिया दत्ता सर। मेरे को माफी के साथ आपको रुकना पड़ रहा है क्योंकि समय की कमी है। और तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, इतनी इंपॉर्टेंट बातें, इतने इंपॉर्टेंट टिप्स, यात्रा से जुड़े मंत्र हमें बताने के लिए। तमाम मेहमानों का एक बार फिर से बहुत बहुत शुक्रिया।